नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मेरी चर्चा का विषय है र के विभिन्न प्रयोग। र एक व्यंजन वर्ण है। हिंदी भाषा में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। कहीं पर र का प्रयोग स्वर सहित होता है और कहीं पर र का प्रयोग स्वर रहित होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिया है। रमन ने सर्वप्रथम एक ट्रैक्टर खरीदा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले शब्द में र का प्रयोग पूरा र यहाँ पर प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम में देखिए, यहाँ पर व के ऊपर रेफ र का प्रयोग हुआ है और प के नीचे, प्रथम में प के नीचे पदेन र का प्रयोग हुआ है। आगे ट्रैक्टर शब्द में देखिए, पदेन र का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में र का 3 प्रकार से प्रयोग हुआ है: सामान्य र, रेफ वाला र और पदेन वाला र। सामान्य रूप, रेफ वाला रूप और पदेन वाला रूप। सबसे पहले हम र के सामान्य रूप पर चर्चा करने जा रहे हैं। सामान्य रूप में र का प्रयोग स्वर सहित, अर्थात देखिए यहाँ पर र आधा है, र के नीचे हमने हलंत डाला है और साथ में इसके अ आ रहा है, और र जो पूरा है ये स्वर सहित है। ये जो र लिखा हुआ है ये स्वर सहित है। जहाँ पर पूर्ण व्यंजन के रूप में शब्द के आरंभ में भी आ सकता है, मध्य में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिए हैं। रमन में र का प्रयोग आरंभ में हुआ है। दीवार में र का प्रयोग अंत में हुआ है। रामायण में आरंभ में हुआ है। सरस शब्द में र का प्रयोग मध्य में हुआ है और समीर में र का प्रयोग अंत में हुआ है। अर्थात सामान्य र का रूप जो है वो आरंभ में, मध्य में और अंत में आ सकता है। र के साथ सभी मात्राएं लग सकती हैं सिवाय री के। देखिए यहाँ पर र के साथ अ लगकर र का सामान्य रूप बन गया। र के साथ आ की मात्रा लगी तो रा, र के साथ छोटी ई की मात्रा री, बड़ी ई की री, रू, र के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो इस तरह इसका रूप बन जाएगा। और अगर बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो रू, रे, रै, रो, रव। इस तरह र के साथ सभी मात्राओं का प्रयोग हो सकता है सिवाय री के। अगर हम र के विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा करें तो र के विभिन्न रूपों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: स्वर रहित और स्वर सहित। हिंदी व्याकरण में र के स्वर रहित रूप को रेफ कहते हैं। हिंदी में स्वर सहित रूप को पदेन कहते हैं। स्वर रहित है जो, उसको हम रेफ कहते हैं और स्वर सहित है उसको हम पदेन कहते हैं। रेफ, इसका चिन्ह ये देखिए, ये रेफ का चिन्ह है। किसी भी शब्द में इसका प्रयोग इसके उच्चारण के बाद आने वाले स्वर या मात्रा के ऊपर लगता है। जब इसका उच्चारण होगा तो यह अपने से अगले वाले अक्षर पर लगेगी। जैसे ध, र, म, धर्म। यहाँ पर र का उच्चारण जो है म से पहले आ रहा है, अपने उच्चारण से अगले वाले वर्ण पर यह लग जाती है। आगे है वर्षा। वर्षा में र का जो उच्चारण है वो शा से पहले आ रहा है, तो ये वर्षा, ये देखिए शा के ऊपर लग गई है। अगर जो अगला वाला वर्ण है उस पर कोई मात्रा लगी हुई है तो यह रेफ जो है उस मात्रा के ऊपर लगेगी। ध्यान रहे कि रेफ का प्रयोग कभी भी किसी शब्द के पहले वाले अक्षर पर नहीं होता। इसका प्रयोग इससे उच्चारण से बाद वाले शब्द पर होता है। र के ऊपर भी रेफ का प्रयोग हो सकता है। देखिए र के ऊपर भी रेफ लग सकती है, जैसे ट्र ट्र, खर्राटा। यहाँ पर रेफ का प्रयोग है जो र के ऊपर हो गया है। अगर शब्द में आधे र के उच्चारण के बाद का व्यंजन भी आधा हो तो आधा र रेफ के रूप में अर्ध व्यंजन के ऊपर ना लगकर उसके बाद आने वाले पूर्ण व्यंजन के ऊपर लगता है। जो रेफ है जो हमेशा पूर्ण व्यंजन के ऊपर ही लगती है। अगर यह अपने उच्चारण स्थान से, जहाँ पर इसका उच्चारण हुआ है, उसके आगे वाला जो वर्ण है वो आधा है, जैसे अर्ध्य। अर्ध्य में
जो र का उच्चारण है, आधे र का उच्चारण है, वो ध से पहले हो रहा है, लेकिन उसके बाद वाला जो व्यंजन है ध जो है आधा है, तो यहाँ पर उससे आगे वाला जो व्यंजन है उसके ऊपर हम रेफ लगाएंगे। वर्ण्य, यहाँ पर न से पहले र का उच्चारण हो रहा है, लेकिन ण जो है वो आधा है, तो इसका जो हम प्रयोग है उससे आगे वाला जो पूर्ण व्यंजन है उसके ऊपर हम रेफ का प्रयोग करेंगे। आपको ये ध्यान में रहे कि जो रेफ वाला र होता है हमेशा आधा होता है, रेफ का र हमेशा आधा होता है और पदेन का र जो है वो हमेशा पूरा होता है। देखिए, यदि आधे र अर्थात रेफ के उच्चारण के बाद के व्यंजन के साथ आ या शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा आती है, शिरोरेखा जो हम ऊपर लाइन लगाते हैं उसको शिरोरेखा बोलते हैं, इसके ऊपर कोई मात्रा जैसे छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ओ की मात्रा आती है, तो जो रेफ है उसका प्रयोग हम उस वर्ण के ऊपर ना कर रख करके उसकी मात्रा के ऊपर करेंगे। जैसे देखिए निर्माण में आधा र अर्थात रेफ का जो उच्चारण है म से पहले आया है, लेकिन हम मात्रा म जो रेफ है वो म के ऊपर ना लगाकर म के साथ लगी आ की मात्रा के ऊपर हम रेफ का प्रयोग कर रहे हैं। आगे है निर्मोही, उसी तरह म के ऊपर रेफ का ना प्रयोग कर कर म के साथ जो ओ की मात्रा लगी है उसके साथ रेफ का प्रयोग हो रहा है। सर्दी, द के ऊपर रेफ का प्रयोग ना होकर बड़ी ई की मात्रा जो लगी है उसके ऊपर हम रेफ का प्रयोग कर रहे हैं। कार्यालय में भी इसी तरह आ की मात्रा के ऊपर रेफ का प्रयोग हुआ है। याद रहे कि रेफ का प्रयोग जो है वो अपने व्यंजन जिस व्यंजन के ऊपर ये लग रही है उसके साथ अगर कोई मात्रा लगी हुई है तो इसका प्रयोग उस मात्रा के ऊपर किया जाएगा। आगे है पदेन। पदेन के चिन्ह हैं, ये देखिए, ये जो दो चिन्ह हैं ये पदेन के हैं, ये पैर में लगाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेफ जो है वो सिर के ऊपर लगती है, जो पदेन है पदेन जो है पैरों में लगाया जाता है, किसी अक्षर वर्ण के पैर में लगाया जाता है। इसमें र पूरा होता है, रेफ में र मैंने बताया था कि आधा होता है, लेकिन पदेन में र जो है पूरा होता है, पदेन का र पूरा होता है, आपको ये याद रखना है, अर्थात स्वर सहित होता है। रेफ का र जो था वो स्वर रहित था, उसमें स्वर नहीं था, लेकिन जो पदेन का र है ये पूरा है और स्वर सहित है। र का यह रूप अपने पहले आए हुए स्वर रहित व्यंजन वर्ण में लगता है। जो हमने रेफ की थी उसको हम उसके उच्चारण के बाद वाले व्यंजन पर लगा रहे थे, लेकिन जो पदेन है, पदेन अपने उच्चारण से पहले वाले व्यंजन पर लगती है। पाई वाले व्यंजनों जैसे कि क, ग, प, ये सभी पाई वाले व्यंजन हैं। पाई वाले जिसमें ये खड़ी पाई आती है, इस तरह जिनके बीच में रेखा आती है, खड़ी पाई आती है, इसको पाई बोलते हैं। पाई वाले व्यंजन हैं जिन्हें हम लिखने में एक सीधी रेखा पाई आती है, इस व्यंजन में र का प्रयोग तिरछा लगता है, इस तरह हम उस व्यंजन के नीचे इसको लगा देते हैं। जैसे क्र, प्र, जहाँ पे क के नीचे इस तरह रेफ का पदेन का प्रयोग हो जाएगा। क्र, प्र, ग्र आदि। जहाँ पे क देखिए, यहाँ पे क आधा है और र जो पदेन वाला र है पूरा है, पदेन वाला र हमेशा पूरा होता है। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, प से पदेन, प से पूरा, प से पैर, पैर में लगा हुआ जो पदेन है वो हमेशा पूरा है, प प प, प से पूरा, प से पदेन, प से पैर, पैर में लगता है ये। पाई सहित जो व्यंजन है उनमें तो रेफ पदेन का प्रयोग हम तिरछा लगाते हैं, लेकिन जो पाई रहित अर्थात गोलाकार, जिनमें बिल्कुल छोटी सी पाई जो पाई जाती है, गोलाकार व्यंजनों में पदेन का रूप इस तरह लगता है, इस तरह हम पदेन उनके पैर में डालते हैं। जैसे कि राष्ट्र, ड्रम, पेट्रोल, ड्राइवर, ये गोलाकार व्यंजन हैं, इनमें हम पदेन का प्रयोग इस तरह करेंगे। राष्ट्र, रा, श आधा है, ट आधा है, र पूरा है। द और ह में हम पदेन का प्रयोग इस तरह करते हैं, जैसे कि दरिद्र,
रुद्र, ह्रस्व, ह्रास आदि। त और श के साथ पदेन के र का प्रयोग इस प्रकार होता है। आधा त प्लस र, ये बन जाएगा त्र। नेत्र, त्रिकोण, त्रिशूल, ये से शब्द बनाए गए हैं। आधा श और र, ये बन गया श्र, जैसे कि श्रमिक, अश्रु, श्रवण आदि। आज हमने चर्चा की पदेन और रेफ के बारे में। अब हम इन दोनों में अंतर समझ रहे हैं कि इनमें अंतर क्या है। देखिए, पदेन का प्रयोग जो है अपने से पूर्व मतलब पहले आई व्यंजन के पैर में होता है, लेकिन रेफ का प्रयोग जो है अपने उच्चारण के बाद वाले व्यंजन में होता है। पदेन जो है वो पहले वाले व्यंजन के पैर में लगता है और रेफ जो है अपने उच्चारण के बाद वाले व्यंजन के सिर पर लगाया जाता है। दूसरा अंतर है, पदेन वाला र हमेशा पूरा होता है और रेफ वाला र जो है आधा होता है। पदेन का चिन्ह जो है ये इस तरह पैर में तिरछा डाला जाता है और इस तरह गोलाकार जो अक्षर हैं उनके नीचे से डाला जाता है, और रेफ का जो चिन्ह है ये वाला है। इस तरह हम रेफ का चिन्ह लगा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको र के विभिन्न प्रयोगों के बारे में अच्छी तरह पता लग गया होगा। रेफ और पदेन का भी ज्ञान हो गया होगा। धन्यवाद।